मैं सऊदी अरब में 5 साल से मुकीम था और मैं बहुत गरीब आदमी था। चोरी काम करता था, मेरे कागजात नहीं बने थे। एक दिन एक खूबसूरत अरबी औरत मेरे पास आ गई। कहने लगी, मेरे लिए काम करो, मेरे घर में रहो, मैं महीने के रियाल दूंगी। मैं फौरन मान गया क्योंकि पाकिस्तानी 2 लाख बनता था। इस औरत के घर गया तो जब इसने 3-4 दिन के बाद पहला काम बताया तो मेरे ओसान खता हो गए। वो तो मुझसे अरबी औरतों के साथ। मेरा नाम अमजद है। मैं सऊदी अरब में 5 साल से मुकीम था। नई नई शादी हुई तो एक हफ्ते के बाद ही माँ ने बहनों की शादी और ये बातें करके दिल जलाना शुरू कर दिया कि तुम्हारी शादी पर बहुत खर्चा हो गया है, कर्जा लिया है, अब तुम्हें जाकर ही कर्जा उतारना है और बहनों की शादी का जहेज भी बनाना है। माँ का कहना था कि तुम्हारी शादी इसीलिए करवाई थी कि कल को ये ना कहो कि मैं पढ़ा लिखा था तो मेरी शादी पहले नहीं करवाई। लेकिन अब ये नहीं होगा कि तुम बीवी के पल्लू से बंध कर बैठ जाओ और कोई काम ना करो। बाहर जाओ, बहनों के लिए जहेज जमा करो। जब बहनों की शादी कर लो तो फिर अपनी बीवी के साथ बेशक अलग रहना, जो मर्जी करना, हमें कोई परवाह नहीं होगी। बात तो इनकी ठीक थी। इकलौता भाई था मैं और मेरी 3 बहनें थी। अगर सिर्फ घर चलाना होता तो पाकिस्तान में ही कोई नौकरी कर लेता, लेकिन बहनों के जहेज बनाने थे और बीवी का खर्चा भी उठाना था, इसलिए सऊदी अरब चला गया। हम यहाँ ये सोचकर आते हैं पाकिस्तानी कि कोई बहुत ही आसान काम होगा, 3-4 घंटे का काम और इसके बाद पैसे मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आकर पता चलता है अपने मुल्क में रूखी सूखी भी मिल जाना अच्छी बात है। कम से कम इंसान इज्जत से खाता है। मुझे सऊदी अरब में 5 साल हो गए थे। मैं अभी तक अपने कागजात नहीं बनवा पाया था। मेरे पास इतने पैसे ही जमा नहीं होते थे। जो पैसे थोड़े बहुत जमा होते वो घर भेज दिया करता था। इस पर भी घर वाले कहते थे कि गुजारा नहीं चल रहा है। बीवी से बात करता तो वो अपने रोने रोने लगती। सही कहती थी कि नई नवेली दुल्हन को शादी के एक हफ्ते बाद ही छोड़कर चले गए और अब 5 साल हो गए हैं, कोई औलाद भी नसीब नहीं हुई। ये वक्त मैंने कैसे गुजारा है मैं जानती हूँ। आपने मेरी जवानी को जाया कर दिया है, मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आप वापस भी आ जाएं तब भी नहीं। मैं बहुत परेशान रहता था। किसी तरह मेरे कागजात बन जाते तो मैं इतना पढ़ा लिखा था कि ऐसी नौकरी कर लेता जिसमें मुझे घर जाने की भी सहूलत मिल जाती और टिकट के पैसे भी बन जाते। लेकिन सारा मसला कागजात का था, जिसके लिए काफी सारी फीस जमा करवानी होती थी। वक्त हाथ से निकलता चला गया, पता ही नहीं चला। समझ से बाहर था कि क्या करूं। कोई भी काम नहीं मिलता था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी इतने पैसे नहीं बनते थे कि जितने शायद पाकिस्तान में होता तो बना लेता। कभी कभी दिल करता था कि वापस चला जाऊं, मजदूरी कर लूंगा, दिहाड़ी कर लूंगा, लेकिन यहाँ नहीं आऊंगा। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब यहाँ कोई ऐसा भी नहीं था जो मुझे पैसे दे दे ताकि मैं वापसी की टिकट करवा लेता। और वो मुझे पैसे देता तो यही समझता कि ये भाग जाएगा। इस मामले में अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन एक बस स्टैंड पर बैठा था, रात का वक्त था, घर भी नहीं जा सकता था क्योंकि जो कमरा लिया था इसका किराया देना था। मेरी जेब में पैसे तो थे कि किराया दे देता, लेकिन फिर खाने को मेरे पास 1 रुपया भी नहीं होना था। जब ही एक औरत वहां आकर खड़ी हो गई। औरत काफी लंबी थी। इसने लंबा सा काला चोगा पहन रखा था, लेकिन चेहरे पर से नकाब हटाया हुआ था। देखने में काफी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन इस वक्त कोई भी चीज मेरी आंखों को अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे तो अपना आप भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसने कहा कि परेशान लग रही हो। यहाँ पर कुछ लोगों को उर्दू बोलना आती थी। वैसे भी इसके लहजे से लग रहा था कि जैसे अभी ही इसने उर्दू बोलना सीखी है। मैंने कहा कि आपका लहजा तो काफी साफ है। तो कहने लगी, मुझे 7 से 8 जुबानें आती हैं। उर्दू तो मेरे बाप की जुबान थी और मेरा काम ही ऐसा है। मैंने कहा, क्या काम है आपका? तो वो आगे से मुस्कुरा दी और बोली, तुम काम करोगे? क्योंकि जिस तरह से तुम बैठे हो लगता है बहुत परेशान है। और आजकल हर परेशानी का हल है। अगर जेब में पैसे होते हैं तो कभी भी ऐसे नहीं बैठते लोग। मैंने इसे कहा कि तुम ठीक कहती हो, मेरा मसला भी दौलत ही है, मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा काम नहीं मिल रहा जो मेरी जरूरियात को पूरा कर सके। इसने कहा कि मुझे भी कुछ ऐसे ही इंसान की तलाश थी जो बहुत ज्यादा मजबूर हो, क्योंकि मजबूर लोग मेहनती होते हैं। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहीं रहो, मैं तुम्हें एक काम बताऊंगी। तो मैंने कहा कि आपने तो मेरा नाम तक नहीं पूछा और काम देने की बात करती हैं।
वैसे यहाँ पर ये सब होना नॉर्मल था क्योंकि इधर लोग सीधी बात किया करते थे, ज्यादा लंबी बात कोई भी नहीं करता था। इसने कहा तुम्हारा नाम भी पूछ लूंगी। मैंने कहा कि काम किस नौयत का होगा। अगर आपने मुझसे अपने घर के काम करवाने हैं तो मैं माजरत चाहता हूँ। मैं पहले भी किसी के घर का काम कर चुका हूँ, लेकिन ये लोग बहुत जालिम थे, काम ज्यादा करवाते थे और पैसे कम देते थे। एक घर में मैंने 2 महीने के लिए काम किया था, वो भी एक औरत थी जो मुझसे बहुत ज्यादा काम करवाती थी और पैसे कम देती थी। फिर मैं मजबूरी में काम करता रहा, लेकिन मुझे पता चला कि वो मुझे इसी बर्तन में खाना डालकर दे रही थी जिसमें अपने कुत्ते को खाना दिया करती थी। मैंने फौरन वो नौकरी छोड़ दी और कसम खा ली कि इस तरह का कोई भी काम नहीं करूंगा। इसने कहा कि फिक्र नहीं करो, इस तरह का कोई काम नहीं है। मेरे घर में काम करने के लिए पहले से ही 2-3 नौकर हैं और तुम्हें मेरे लिए काम करना है, मेरे घर का काम नहीं करना है और मेरे साथ रहना है। काम की नोयत मैं तुम्हें घर जाकर समझा दूंगी, फिक्र नहीं करो। मैंने कहा कि मुझे पैसे कितने मिलेंगे। मैं पहले जगह जगह से धोखा खा चुका था, इसलिए पहले ही पैसों की बात करता, क्योंकि पैसों के लिए ही तो इंसान काम करता है। अपनी मेहनत की उजरत मांगने में भला कैसी शर्म। वक्त और मेहनत के पैसे मांगना कोई बुरी बात नहीं है। इसने कहा मैं तुम्हें 1 महीने के 20,000 रियाल दूंगी। ये लफ्ज सुनकर मैं हैरानो परेशान रह गया और इस कदर शदीद रद्द अमल देने पर मजबूर हो गया। मेरा मुंह खुल गया और मैंने कहा कि क्या 20,000 रियाल? क्योंकि 20,000 रियाल कोई छोटी रकम नहीं थी। ये पाकिस्तानी 10 लाख रुपए बनते थे और पाकिस्तानी 10 लाख रुपए अगर मैं एक माह में बेचता और कुछ पैसे अगर यहाँ भी लगा देता तो कम से कम भी महीने के 7 से 8 लाख रुपए घर भेज सकता था। मेरी बहनों की शादी 1 साल के अंदर ही हो जानी थी, अपने घर जा सकता था। मैंने इसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा और इसके बाद मैंने कोई और बात सोची ही नहीं। बस इतना कहा कि पक्की बात है ना, पैसे तो दोगी ना? इसने कहा कि हाँ हाँ, तुम्हारे लिए ये पैसे ज्यादा होंगे, लेकिन मेरे लिए ये पैसे ज्यादा नहीं है। रास्ते में जाते हुए इसने मेरा नाम भी पूछा और ये भी कहा कि किस मुल्क से हो। इसके बाद इसने कहा कि बहुत अच्छी बात है, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। इसने मुझे एक कमरा भी दिखा दिया जो दूसरी मंजिल पे था और कमरे के साथ एक बाथरूम भी था। इसने कहा कि जब तक मैं यहाँ हूँ इधर ही रहूंगा। मैंने कहा कि मेरा काम, तो इसने कहा कि तुम्हारा काम जल्द ही बता दिया जाएगा, तुम्हें अपना हुलिया ठीक करना है। मैंने अपने आप को देखा जब मैं शादी करके आया था। इस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 22 साल थी। अभी भी मेरी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी। मैं 27 साल का था और 27 साल नौजवान ऐन जवानी के वक्त में होता है। लेकिन टेंशन ने मेरी हालत ऐसी बना दी थी कि जैसे मैं 30 साल से ऊपर का आदमी बन चुका हूँ। लोग अपना ख्याल भी रखते हैं जो मैंने नहीं रखा था, लेकिन टेंशन से ही इंसान खराब होता है। इसने कहा तुम्हें अपना हुलिया और सेहत दुरुस्त करनी होगी, अपना हुलिया भी बेहतर बनाना होगा। तुम्हें बहुत ज्यादा मुहज्जब और खूबसूरत नजर आना है, क्योंकि ये काम ही ऐसा है। दिमाग में मैं सोचने लगा जरूर कोई पब्लिक डीलिंग का काम होगा। इसके लिए तो वाकई इंसान को बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए, क्योंकि इंसान की शख्सियत कभी कभी इसके अल्फाज से पहले ही बोल पड़ती है। मैंने कहा कि ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। जो इंसान आपको महीने के 10 लाख दे रहा हो, अगर वो ये कहे कि एक टांग पर खड़े हो जाओ, तो आप बेशक एक टांग पर खड़े हो जाएंगे। 5 साल में पहली दफा मुझे सुकून की नींद आई। बिस्तर भी बहुत साफ, वरना तो हम एक कमरे में 8 लोग एक कमरे में कैसे सोते थे ये हम ही जानते हैं। और दिमाग में कोई टेंशन भी नहीं थी। जब से इसने पैसों के बारे में बताया था, मैं तो इसी के बारे में सोच रहा था। इतने सारे पैसों से तो मेरे सारे मसले हल हो जाने थे। मैं 6-7 महीने बाद अपनी बीवी से मिलने भी जा सकता था, लेकिन मैंने इन लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं कहा कि पैसे आ जाएंगे तो भेज दूंगा और कहूंगा कि कोई अच्छी नौकरी लग गई है, खुद ही समझ जाएंगे। मेरी बीवी को दौलत से कोई मकसद नहीं था, वो बस कह रही थी कि आप वापिस आ जाएं। पता नहीं मेरे घर वाले इसके साथ क्या सलूक करते थे, वो कुछ बताती भी नहीं थी और मेरे पास भी पैसे नहीं होते थे कि बार बार इसे फोन कर सकूं। यहाँ से कॉल बहुत महंगी पड़ती थी। अगले दिन मुझे सुबह ही सुबह जगा दिया गया। नींद अच्छी आई थी, इसलिए नींद पूरी हो गई। इस औरत ने मुझे एक शख्स से मिलवाया जिसने कहा कि आज से मैं आपका ट्रेनर हूँ, आपको ट्रेन करूंगा। मैंने कहा कि किस बात के लिए ट्रेन करेंगे, तो कहने लगा कि आपको थोड़ा फिट करना है। औरत के कहने पर मुझे मर्दों के सलून में भेज दिया गया
जहाँ पर मेरे बालों का कलर भी तब्दील किया गया, मेरे हाथ पांव भी साफ करवाए गए, मेरी दाढ़ी शेव बनाई गई। मैं पहले से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ और अच्छा लग रहा था। लेकिन ट्रेनर साहब ने पूरा दिन मुझसे वर्जिश करवाई और मुझे नए कपड़े भी लेकर दिए। मुझे तो ऐसे सजाया जा रहा था जैसे मैं किसी फिल्म का हीरो हूँ और मैंने किसी फिल्म में हीरो का काम करना है। 1 महीने तक मुझे अपना ख्याल रखना था। इस औरत का नाम जो भी हो, लेकिन सब इसको कोको कहते थे। मैंने वहां के नौकरों को एक अजीब बात करते हुए सुना। कहने लगे कि ये है नया बकरा जिसको कोको लेकर आई है। वैसे तो ये बड़ा ही हसीन है, लेकिन इधर का नहीं लगता है, बाहर के मुल्क से आया है, तभी तो इसकी बातों में आ गया है। सच कहूं तो ये बातें सुनकर मैं थोड़ा हैरान भी हुआ और परेशान भी। वो किस बारे में बात कर रही थी? क्या कोको पहले भी इस तरह से मर्दों को लाया करती थी? अभी तक इसने मुझे ठीक से ये नहीं बताया था कि मेरा काम क्या होगा। लेकिन जिस तरह ये औरत बातें कर रही थी, ऐसे लगता था कि यहाँ पर मुझे जैसे मर्द आते जाते रहते हैं। शक्लो सूरत का अच्छा था तो क्या वो मुझे सिर्फ इसलिए लेकर आई थी क्योंकि मेरी शक्लो सूरत अच्छी थी? कहीं ये मुझसे शादी तो नहीं करना चाहती थी, तभी मुझे इतना सजा सवार रही थी। लेकिन अगर ऐसा होता तो मैं कभी भी इससे शादी ना करता। चाहे वो मुझे 20 की जगह 40,000 देती, मैं तो तब भी इसे शादी ना करता। मैंने अपनी बीवी को दिया ही क्या था? कुछ भी तो नहीं दे सका था। इन 5 सालों के इंतजार के बाद अगर मैं इससे बेवफाई करता, इसे 5 साल इंतजार के तोहफे में बेवफाई देता, तो फिर मुझसे ज्यादा जालिम शख्स कोई ना होता। पहले ही मुझ पर इतनी मुसीबतें आई हुई थी, मैं इसके दिल से बद्दुआ नहीं लेना चाहता था। इस औरत को देखकर लगता ही नहीं था कि वो मुझसे शादी करेगी। इसके पास दुनिया की हर चीज थी, दौलत शोहरत थी, घर था, पैसे थे, नौकर थे। वो एक सड़क से उठाए हुए शख्स से शादी क्यों करेगी? इसे एक दफा मुझे देखने से मुझसे मोहब्बत नहीं हो सकती थी, और इस तरह के फैसले तो सिर्फ मोहब्बत में ही किए जाते हैं। इसका मतलब कि मैं गलत सोच रहा था। इसने मेरी मदद की थी, जिसके बारे में इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए। मुश्किलों और तंग दस्ती में 5 साल 5 सदियों की तरह मैंने गुजारे थे, लेकिन अच्छे माहौल में 1 माह कैसे गुजर गया पता ही ना चला। मैंने खुद को देखा तो मैं हैरान रह गया। मैं क्या हो गया था? मैं बहुत ही खूबसूरत हैंडसम लग रहा था। कोको को बुलाया गया कि मैं कैसा लग रहा हूँ। मैंने बहुत महंगे कपड़े और जूते पहने थे और मैं खड़ा भी ऐसे था जैसे मुझे बताया गया था कि तुमने इस तरह से खड़े होना है। ट्रेनर आ गया और कोको से कहने लगा कि देखो मैंने क्या कर दिया है। कहने लगी कि तुम पर तो मुझे पहले दिन से भरोसा है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। ट्रेनर ने कहा कि आपकी नजर तो जौहरी की है, आप हीरा पहचान लेती हैं। वो कहने लगी नहीं, हीरे को तराशते तो तुम ही हो ना। फिर इसे कहने लगी कि अब बताओ क्या लगता है तुम्हें, कहाँ तक चला जाएगा? तो इसने कहा कि ज्यादा से ज्यादा 7,000 तो कहीं नहीं गया। वो कहने लगी 1 हफ्ते का? तो वो अपने बड़े बड़े दांत दिखाकर हंसती, और फिर वो आदमी कहने लगा कि नहीं 1 रात का। फिर वो दोनों एक साथ हंसने लगे। मैंने कहा कि मुझे अब तो मेरा काम बता दे। इसने कहा कि अब तुम्हें काम नहीं बताना, अब तो तुमने काम करना है। बस तैयार हो जाओ, और ट्रेनर को कहा आज इसे अच्छे से कपड़े पहना देना ताकि ये और भी ज्यादा अच्छा लगे। शाम को मुझे फिर से तैयार कर दिया गया और एक बहुत बड़े मॉल में ले जाया गया। यहाँ पर औरतें और मर्द भी मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं बहुत ज्यादा हसीन हूँ। वजह एक तो मेरे कपड़े और जूते जो बहुत ही महंगे थे, दूसरे मेरे साथ 2 गार्ड्स भी चल रहे थे। ट्रेनर भी मेरे साथ था जो आज मेरा गार्ड बना हुआ था। इसने मेरे हाथ में एक जामुनी रंग का रुमाल पकड़ा दिया। मैंने कहा कि ये क्या है? तो इसने कहा कि तुमने हाथ में पकड़ना है और इसे पकड़ कर रखना है कि सब लोग इसको देखें। मैंने कहा कि ये सब क्या है, क्या यही मेरा काम है? तो इसने कहा कि हाँ, यही तुम्हारा काम है। दरअसल तुमने जो कपड़े पहने हैं वो किसी ब्रांड के कपड़े हैं, और हम चाहते हैं कि लोग तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हो, ताकि लोग हमसे पूछें कि ये कपड़े आपने कहाँ से लिए हैं। इस तरह इनकी मशहूरी होगी और फिर लोग इन्हीं से कपड़े लेंगे और हमसे इनका पता पूछेंगे, और इस तरह ब्रांड वाले हमें पैसे देंगे। इन पैसों में से ही हम तुम्हें तनख्वाह देंगे। तुम्हें रोज नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर मॉल में आना है। सब लोगों को यही लगना चाहिए कि तुम बहुत ही अमीर इंसान हो, इसलिए हम तुम्हारे नकली बॉडी गार्ड्स बने हैं। और अब मुझे इस काम की समझ आ गई थी। मैंने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा और बड़ा सीधा और यहाँ तक कि बहुत ही आसान सा काम है। मॉल के अंदर एसी लगे हुए थे, 1 घंटे तक तैयार होकर फिरने के इतने सारे पैसे मिल रहे थे। मेरी तो किस्मत खुल गई थी।
मुझे तो बहुत अच्छा काम मिल गया था। मुझे कोको की तरफ से कॉल आई और कहने लगी, तो बताओ काम कैसा लग रहा है। मैंने इसकी तारीफ करना शुरू कर दी। मैंने कहा कि आपने मुझे बहुत अच्छा काम दिया है। ये काम तो बिल्कुल भी मेहनत का नहीं है और इतने सारे पैसे भी मिलेंगे। आप तो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आई हैं, जिसने मेरी इतनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूंगा। मुझे कोई मसला नहीं है। इसने कहा, मुझे तो नंबर दे दो, मैं तुम्हारे घर तुम्हें पहले महीने के पैसे भिजवा दूंगी, जो कम से कम भी अभी पाकिस्तानी 10 लाख रुपए बनते हैं। सोचा कि घर वाले तो खुश हो जाएंगे। मैंने इसे अपने घर का पता बता दिया और इसने पैसे भिजवा दिए, जो कुछ दिन बाद शायद इन लोगों को मिल जाते। मैं बहुत ज्यादा मुतमिन था। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ गई और मैं बड़े तरीके और स्टाइल से वहां पर फिरने लगा। मैं कोई अनपढ़ जाहिल गवार नहीं था। मेरे लिए ये चीजें कोई नई बात नहीं थी। मैं पाकिस्तान में भी अच्छी तरह तैयार होकर रहता था। ये अलग बात है कि इतने महंगे कपड़े नहीं पहना करता था। मैं ऐसे ही चल रहा था कि अचानक एक औरत मेरे पास आई और मेरे हाथ में जो रुमाल था, इसका दूसरा हिस्सा पकड़कर बोली, चलो मेरे साथ। मैंने कहा कि कहाँ? तो कहने लगी कि चलो भी। अरबी बोल रही थी। 5 साल में इतनी तो मुझे अरबी आ गई थी, लेकिन वो औरत जिस तरह से पेश आ रही थी, बात मेरी समझ से बाहर थी। इसने मुझे एक हाथ से पकड़ा और इस तरह मुझे अपने साथ ले जाने लगी, जैसे इसने मुझे खरीद लिया हो। जो ट्रेनर थे वो भी पीछे हट गए, बल्कि जाते हुए इसने कहा कि जाओ, परेशान होने की बात नहीं है। वो तो मुझे अपनी गाड़ी में ले आई और कहने लगी कि चलते हैं। मैंने कहा कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। ये बात समझ नहीं सका। इसने कहा, तुम हाथ में जामनी रुमाल लेकर फिर रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता कि मैं तुम्हें कहाँ लेकर जा रही हूँ। जामनी रुमाल फिर तुमने हाथ में क्यों पकड़ा था? मैंने कहा कि क्या मतलब है, क्या मकसद है इस बात का? तो इसने मुझे एक बात बताई। इसने कहा कि पुराने जमाने में जब औरतों को खरीदा जाता था तो खरीदने वाली औरतों के हाथ में जामनी रुमाल पकड़ा दिया जाता। यही रस्म आगे चलती गई और आज जिसने भी जिस्म फरोशी करनी होती है, इसके हाथ में रुमाल निशानी के तौर पर पकड़ा दिया जाता है। चाहे वो लड़की हो या लड़का, जामनी रंग का मतलब इस चीज की तरफ इशारा है कि मैं इस काम के लिए राजी हूँ। मेरे कदमों तले से ये बात सोचकर जमीन ही निकल गई। इसीलिए इस औरत ने मुझे पकड़ा और मेरा हुलिया भी ठीक करवाया। और जब वो अपने ट्रेनर से कह रही थी कि एक रात के 7 हजार, तो इसी बारे में बात कर रही थी। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि माफ करना, मैं यहाँ ये काम नहीं करता हूँ। वो मुझे बुरे नामों से पुकारने लगी, मुझे बुज़दिल कहने लगी कि अगर ये काम नहीं करते तो फिर ये हुलिया क्यों बना रखा है। मैं वहां से ऐसा भागा कि इस औरत के हाथ न लगा। वो बाद में मुझे ढूंढती भी रही। फिर मुझे एक अच्छा इंसान मिला। मैंने इसे सब कुछ बताया। इसने मेरी इतनी मदद की और कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे मुल्क वापस भिजवा देता हूँ, क्योंकि मैंने हर महीने खैरात वगैरह निकालनी होती है और मैं खैरात के तौर पर इस तरह के काम करता हूँ। इस शख्स का अल्लाह भला करे जिसने मुझे वापस भिजवा दिया। वापस आया तो अपनी माँ, बहनों और बीवी से मिलकर दिल को बहुत सुकून मिला। बीवी से भी मिला और इस बात की खुशी हुई कि मैंने इसके साथ बेवफाई नहीं की थी। जो इस औरत ने घर पैसे भेजे थे, घर वालों ने इस्तेमाल नहीं किए थे। मैंने सोचा कि मैं यही काम करूंगा। इन पैसों से मैंने काम शुरू किया। हम इंसान है ना, पूरी तरह परेशान हो जाते हैं। सोचने लगते हैं कि पता नहीं क्या होगा, जबकि सबका मुहाफिज ऊपर बैठा है। मेरी बहनों की शादी हो गई, हमारे यहाँ औलाद भी हो गई। 3-4 साल मुश्किल थे, लेकिन अब जिंदगी डगर पर आ ही गई है। सोचता हूँ कि बिला वजह अपनी जिंदगी के 5 साल जाया किए और अपनी बीवी को भी इंतजार करवाया। मैं ये नहीं कहता कि परदेस ना जाए कोई, लेकिन ये सारी बातें जहन में रख कर जाएं, क्योंकि वहां आपके साथ कुछ भी हो सकता है। मैं पढ़ा लिखा था, समझदार था। यूं ही हालात से डर गया और बाहर जाने का इरादा कर लिया। लेकिन अब मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया है और यहीं पर मैंने सब कुछ बना लिया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी।